बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि ख़बरें कुछ इस तरह की हैं कि मामूली सी अद्वियात नहीं मिल रही हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। अब आई डोंट नो कि इसके पस पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, वाकई ही अवेलेबल नहीं है या फिर जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ दीगर खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले जी हम बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबरें क्या हैं? डेंगू सीजन के बायस शहरी पैनाडोल के लिए दरबदर, जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात नायाब हैं। निगरान हुकूमत की टीपा में बड़ी इस्लाहात। टीपा ने एनओसीज की फीसों में भी 100% इजाफा कर दिया। पाक आईडी ऐप से शहरी लाइल, नादरा सेंटर में रश बढ़ गया। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का आइंदा तालीमी साल मुफ्त किताबें देने से इनकार, सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए बुरी खबर। खबरें आप जान चुके हैं। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। आमिर रजा खान साहब और दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद उम्रा की अदायगी करके आप मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें दुआओं में तो याद रखा। मैंने पूरी कौम मुल्क के लिए ढेरों दुआएं करनी थी जिसकी बहुत जरूरत है। जितनी ज्यादा फिक्र कौम और इसके मसाइल के लिए थी, यकीन करें मुझे तो ऑनेस्टली अपनी भी नहीं थी इतनी ज्यादा। सही क्या आपने? सही। और आपको पता है हमारी कुलीग ताहिर जमील भी उन दिनों में नहीं थे जब मैं भी था, तो वो भी और हम भी जब आपस में भी नोट्स एक्सचेंज करते थे ना, तो हम यही दुआएं कर रहे होते कि यार मुल्क को कौम के लिए लाजमी। बहुत ये हम बहुत बुरे उस वक्त से गुजरे हैं वाकई कि मुश्किल तरीन वक्त है, बहुत ही बुरा वक्त है। और बुरा वक्त किस तरह से हम कह रहे हैं, रोजाना रूटीन की जो खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लोगों के मसाइल शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली लोग परेशान हैं, हस्पतालों में रश इतना है और फिर अद्वियात की किल्लत। अपनी पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात, और ये मामूली सी अद्वियात हैं जो कि नायाब हैं यानी नहीं मिल रही हैं। पायोडीन, फ्लैजिल, पोलीफेक्स, इंसुलिन की मुख्तलिफ इकसाम मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। मिर्गी की दवा भी नहीं है जी। हार्ट अटैक और किडनी के मरीजों के लिए भी अद्वियात मार्केट से गायब हैं। अब क्या रह गया है? लोग मरते चले जाएं। दुर्रे नायाब आपसे आगाज़ करें। अच्छा देखेंगे, पैनाडोल की तो हम हमेशा मिसालें देते थे कि जिस मुल्क में, जिस शहर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में पैनाडोल आपको लोकल दुकानों पे, आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, किराने की दुकानों पे मिलती हो और वहाँ से भी नापैद हो जाए, बल्कि अब तो हालात ये मामूली तरीन सस्ती तरीन दवा सस्ती तरीन थी कि आपको अब वो स्टोर्स पे भी नहीं मिल रही। तो उसके बाद इस मुल्क में आप और क्या करेंगे? मैं ये बताऊं आपको, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये सच नहीं लगता, ये जानबूझकर जो है। बिल्कुल, मैं आपको ये बताता हूँ कि पिछले दिनों जब ये हुआ, कोई 2-4-5 महीने पहले की बात है कि पैनाडोल गायब हो गई, तो कुछ हमारे दोस्त थे ड्रग इंस्पेक्टर्स, उनको ये टास्क दिया गया जी कि आपने हर यूटिलिटी स्टोर पे जो आपकी मेडिकल स्टोर है उस पर 10 डब्बे फराहम करने हैं। 2 घंटे के अंदर पूरे शहर के मेडिकल स्टोर्स में 5-5, 2-2, 4-4 डब्बे अवेलेबल थे। अगर वो निकल के कहीं से आ सकते हैं तो फिर क्यों नहीं दवाई आ सकती? अब बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को कॉस्मेटिक सर्जरी जो वो अपने सिस्टम के साथ कर रहे हैं, जो गवर्नेंस के साथ कर रहे हैं, उसे निकलना होगा। और ये बहुत मजाक हो गया। मैं पहले तनकीद नहीं बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन इस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने ना मुकम्मल तौर पे सब अच्छा की रिपोर्ट दे के इस हुकूमत को भी अंधेरों में रखा हुआ है। और इसमें सेक्रेटरी सेहत साहब, इसमें हमारे निगरान जो सूबाई वज़ीर हैं, उनको इसमें बहुत सीरियसली एक्शन लेना चाहिए। अगर वो आज नीचे 2-4 बकरों को हलाल नहीं करेंगे, बहुत जरूरी है ये, नहीं करेंगे तो यकीन अवाम, अब यही बात है कि ना, आप अगर ये बात समझते हैं, मैं समझता हूँ, आमिर भाई समझते हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं ये बात समझ? आमिर भाई मुझे क्या बता दें, हमने किसको जिम्मेदार इन मौजूदा हालात का करार देने? आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको हर चीज लगता है। नहीं, मुझे ये लगा, अब आपको लगता है कि महंगाई हो रही है। हमें खबर है राहजनों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। कौन सा सेक्रेटरी, कौन सा निगरान वजीर, कौन सी चीजें किसके इल्म में नहीं है कि कहाँ पर ये सारा लोचा है। आपके एक जानने वाले ने आपको बताया कि 2 घंटे के अंदर अंदर तमाम स्टोर्स के ऊपर आ गई थी। ये होती है रेट अगर कायम करना चाहे तो। लेकिन यहाँ पर ये है, बिल्कुल मैं दुरे की बात से 100% इत्फाक करता हूँ, 100% इत्फाक करता हूँ। और अगले 40 दिन तो मैंने वैसे ही इत्फाक करना है इसके साथ हर बात पे, क्योंकि इसकी हर दुआ कबूल होनी है। ये हमारे हक में दुआ करता रहे। देखिए, कौम को जिस तरह से लूटा जा रहा है और जिस तरह से माफिया पे माफिया आता चला जा रहा है,
लोगों को अंधेरों से निकालने के लिए कोई एक किरण नज़र नहीं आती है। एक पैरासिटामोल साल्ट है जिससे ये पैनाडोल बनती है, मामूली सा साल्ट है ये। अच्छा, इस साल्ट से बेशुमार ब्रांड बनते हैं, लेकिन पॉपुलर पैनाडोल है तो लोग सिर्फ पैनाडोल मांग रहे होते हैं। ऐसे ही लोगों को भी चाहिए कि अगर उनके पास अल्टरनेट मौजूद है, अगर आपको मेडिकल स्टोर वाला कह रहा है कि ये भी पैरासिटामोल है, साल्ट वही आप पढ़ लें उसके ऊपर, तो आप वो ले लें। देखिए 2, 4, 5 दफ़ा आप ये करेंगे, पैनाडोल की कीमत पिछले 6 माह में दुगनी से ज़्यादा चली गई ऊपर। अब अभी एक पत्ता लेने जाए तो आप ये सस्ती तरीन दवा नहीं रही जी, बिल्कुल। जो कभी हुआ करती थी। अब ये काम जो है वो डिस्प्रिन के पास आ गया कि वो सस्ती है अभी। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को भी इस पर शिफ्ट करना चाहिए, हुकूमत को अपनी रीट कायम करनी चाहिए। कहाँ है आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स, कहाँ है आपका महकमा, कहाँ है लोग, कौन है जो इनको लाइसेंस देता है? कोई तो अथॉरिटी है मेडिकल स्टोर्स की, ड्रग अथॉरिटी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना। और आमिर भी एक और चीज़ है जो आप हाईलाइट नहीं कर रहे कि एक मेडिकल स्टोर पे अगर 2 डब्बे पड़े हैं तो उसने वो लपेट लेने हैं, तो वो क्या करे? उसने वो छुपा लेने हैं। दुरे नायाब वो एक फिजा ऐसी कायम हो जाती है ना, कहीं से नहीं मिल रहा, एक जहाँ जगह से मिल रहा है वो ज्यादा पैसे भी लेगा ये और वो एक बिल्कुल से सही ज्यादा कह रहा है। पता क्या करते हैं, 2 डब्बे मिले, 5 डब्बे मिले ना, उसने उसको देने हैं जिसने 2000, 3000 की अद्वियात दूसरी ली है साथ। अच्छा, ये मेरे साथ हुआ। मैंने पैनाडोल का खाली पता मांगा, उसने नहीं दिया। मैंने कहा यार एक जेस्ट्रल दे दे 10 mg, एक ये दे दे, जो रूटीन की दवाई अगर कहता है पैनाडोल है डाल दिया। मैं कहता देखिए ना, पहले मुझे इनकार कर रहा था, हाँ। तो रूटीन की मैंने अपनी मेडिसिन, मैंने कहा चलो हाँ वो जो 15 दिन पहले, 10 दिन और पहले ले लो। ये आमिर भाई हमारी कौमी दवाई है। ये आपको रात चलते किसी से, आपको रिक्शे में बैठ के, बस में बैठ के, जहाज में बैठ के किसी से भी टिप्स मिल जाती थी कि भाई एक सर में दर्द हो रहा है, पैनाडोल दे देना। हमारी गाड़ियों के डैशबोर्डों में पड़ी होती है। यानी अभी आयशा अक्सर मैं देखती हूँ लोगों से पूछ रही होती है पैनाडोल है, अब जिसके पास है उसको नहीं देनी चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं अब तो आयशा को तो दे देनी चाहिए, आयशा को दे देनी चाहिए। चलिए, आयशा आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगी। लेकिन आयशा की वजह से जिन लोगों को सर में दर्द होता है उनको नहीं देनी चाहिए। अच्छा, सर दर्द के अलावा बाकी मामूली अद्वियात पे भी आ जाएं। यहाँ पे फ्लेजल लिखी है, इंसुलिन लिखी है, पोलीफिक्स, बहुत ही मामूली अद्वियात है, बहुत ही मामूली लोकल। मुझे ये बता दें कि ये ना मिलना, मुझे तो लगता है कि जानबूझ के हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं लोगों में। ना सीख लिया है, सॉरी दुरे आपकी टर्न थी लेकिन मैंने ली। नहीं आप बात करें। इन्होंने भी सीख लिया है काम। ये पहले करते थे महंगी अद्वियात शॉर्ट करते थे, कैंसर की है, हार्ट की जो स्टंट्स है, दवाइयों में भी ये काम रह गया। वो जो महंगी अद्वियात थी जब शॉर्ट करते थे, गवर्नमेंट भी नोटिस लेती थी यार 40,000 रुपये वाला इंजेक्शन जो है वो 1 लाख में बिक रहा है, 2 लाख में बिक रहा है। इन्होंने अब ये नया पासा पलटा है, महंगी अद्वियात आपको दस्तयाब है, अब आप सस्ती अद्वियात जो है वो खींचना शुरू कर दिए, जिनकी आप समझे कि मकदार जो बिकती हैं वो बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उनका बढ़ गया है ये सस्ती अद्वियात को ख़त्म करने से। सही। और महंगी अद्वियात वाला वो जो स्टैग था वो भी अब इन पे नहीं रहा। अच्छा आमिर भाई, इतना मजबूत माफिया है आप काश ये प्रोग्राम हमारे ना रिपीट की हम रिक्वेस्ट करेंगे आयशा से भी कि प्रोमो निकाला करें। मैं आपको कहता था कि वज़ीर आला एक दिन कुर्सी लगा के अस्पतालों में बैठेंगे, मैं आपको ये बात कहता था। जिस वक्त निगरान हुकूमत आई थी वजूद में 1 हफ्ता हुआ था। अगर आज भी वो प्रोग्राम निकाले, मैं आपको 2 बातें कहता मुझे पता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया सेहत का, हेल्थ पे जो खेलते हैं लोग, और जो खेल के भी गए माजी में भी जितने मिनिस्टर थे या जो भी थे, ये इतना मजबूत माफिया है कि ये किसी के लगाम में नहीं आता। इवन के वज़ीर आला को आज वही दिन हुए कि आज उसे 6-6 घंटे, 8-8 घंटे पूरा दिन लगाना पड़ता है एक हॉस्पिटल। हाँ, एक हॉस्पिटल में, लेकिन वो थक नहीं रहे। ठीक है, ये भी अगर माफिया समझता है ना कि कुछ थक जाएगा तो ये थकने वाले नहीं है, एक चीज़। दूसरी बात मैं कहता था कि महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, किसी सूरत भी नहीं होगी। निगरान हुकूमत क्या, कोई हुकूमत दोबारा भी आ जाए, मैं फिर एक माजी के बड़े दिलावर और दिलेर वो भी दोबारा आ जाए तो ये दोबारा भी महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं होगी। ये कोई अपने ज़हन से निकाल दे कि किसी के आने और जाने से फ़र्क पड़ रहा है तो ये महंगाई हो रही है। इसके मल्टीपल इश्यूज़ हैं, चाहे आप अद्वियात में उठा लें, चाहे आप रोज़मर्रा के अशिया में उठा लें, चाहे आप फ्यूल प्रोडक्ट्स में उठा लें, आप किसी भी चीज़ में उठा लें, इसमें कोई एक जिम्मेदार नहीं है। माफिया पर माफिया है, मैंने तो लफ्ज़ बोला था कि माफिया के ऊपर लेंगे तो आमिर भाई ये हालात बेहतर होंगे। क्योंकि अब मैं रिलेट कर लेती हूँ, हर दूसरा बंदा जो है वो बुखार, आजकल वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, गला खराब भी हो रहा है लोगों का, बुखार भी दूसरा, इस पे डेंगू केसेस। सीएम नोटिस ले ले, सॉरी दुरे, आमिर भाई सीएम नोटिस ले ले, सब अच्छा की रिपोर्ट आ जाएगी, कहेंगे जी हर दुकान पे पैराडोल पहुंच गया, और अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी, अवेलेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन वो 1 आध दिन के लिए होगी। जब तक रिपोर्ट सीएम साहब के सामने जाएगी, वक्ती रिलीफ, उस वक्त तक वो आपको लगेगा ऐसे ही कि जैसे सारे मामला ठीक हो गए।
लेकिन आहिस्ता अब आहिस्ता मामूली बुखार की सूरत में भी लोगों ने पैनाडोल घर में लेनी है। अगर किसी को डेंगू हो रहा है उसमें भी बुखार की सूरत में तो पैनाडोल ही होती है, और अगर वो नहीं मिल रही है तो फिर क्या लोग करेंगे? देखिए जी, लोग कर रहे हैं, लोग अपने तई जो हो रहा है उनसे कर रहे हैं। वो अब इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि हम पत्थरों के ज़माने में चले गए हैं। ऐसे ही है। लोग बेचारे मजबूर हो के देसी टोटकों पे चले गए हैं। लोग गर्म वो ठंडी पट्टियां कर रहे हैं, अपने 100 तरीके कर रहे हैं ना। लेकिन इस वक्त हमारी बॉडीज जो कोरोना के बाद जितनी वीक हो चुकी हैं इंटरनली, अब हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अद्वियात का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अब कुछ बात कर लेते हैं डेंगू कंट्रोल के हवाले से। केसेस तो हर रोज बढ़े हैं, अभी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अच्छा जी, वाहगा 8, इकबाल टाउन 7, निश्तर 5, कैंट 4, रावी, समनाबाद, दातागंज बख्श, गुलबर्ग, शालीमार, अजीज भट्टी जोन में एक मरीज की तस्दीक हुई है। डीसी साहिबा क्या कर रही हैं? आपके पास डेंगू बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, कमिश्नर साहब, डीसी साहिबा, उनकी टीम मुझे इस वक्त नाकाम नजर आ रही है। दुरे नायाब जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने पहले भी आके आर्टिफिशियल गवर्नेंस पे बात की है कि आर्टिफिशियल गवर्नेंस हो रही है। और आमिर भाई ने तो पोस्टमार्टम कर दिया ना कि आज अगर वज़ीर आला आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि 2 दिन में ऐसा हो जाएगा जैसे कभी कुछ था ही नहीं। ऐसे ही है। और लेकिन वो हालात पता क्या होता है कि जब जो अल्लाह माफ़ करे क्रॉनिक मरीज़ होता है ना, वो मरने से पहले कुछ दिन पहले बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। तो हमारा भी गवर्नेंस का जो निज़ाम है ना, वो ऐसे ही है कि कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके बाद ऐसा कोलैप्स करता है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। वो ना आपके बस में, ना मेरे बस में, ना किसी वज़ीर के बस में, ना वज़ीर आला के बस में, किसी के बस में ही नहीं रहता, क्योंकि हम इतना खोखला कर चुके हैं उसको। इनके हालात ये हैं कि आप जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें। हम फील्ड में, आमिर भाई भी असाइनमेंट पे होते थे ना, तो हम इनको मजाक में कहते थे कि आमिर भाई अगर फील्ड रिपोर्टर चाहे ना तो आप उसे काम नहीं ले सकते। उसके बाद 80 बहाने हैं। ऐसे ही है। आप फील्ड ब्यूरोक्रेसी अगर वो ना चाहे ना, आप उसे काम नहीं ले सकते। सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, फिर चाहे कोई भी है। और अगर ये बात मेरी गलत होती तो फिर वज़ीर आला बेचारे इस तरह दरबदर जाके चीज़ों को इंश्योर ना करते, वो एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर ना करते। क्योंकि फिलहाल तो हमने यही देखा है, जहां सीएम साहब गए वहां लोगों की दौड़े भी लगी हैं, उन्होंने काम मैं आपको इस तरह दिलचस्प वाक़या बता सकता हूँ कि आप परेशान हो जाएंगी। सीएम साहब तो चलें, जब जाते हैं वो तो किसी को नहीं बताते, वहाँ तो इतना मौका ही नहीं होता कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी करके गवर्नेंस दिखा दें। जब वज़ीर आला के बाद कमिश्नर साहब, मिनिस्टर साहब या कुछ सेक्रेटरी साहब या डीसी साहिबा जाती हैं, तो कुछ स्पेशल स्क्वाड जो है ना वो गाड़ियों में फिर रहे होते हैं। अच्छा। अब कमिश्नर साहब ने अगर एक प्रोजेक्ट पे आना है, ये कुछ दिन पहले की बात है, एक प्रोजेक्ट पे आना है तो वो कमिश्नर साहब आ रहे हैं तो एक गाड़ी में बाकायदा 5-6 बंदे उतरे हैं, उन्होंने जैकेट पहनी है और जहाँ पे कमिश्नर साहब ने आना है उसके आगे पीछे झाड़ू दे के कूड़ा उठाना शुरू हो गया। कमिश्नर साहब आए हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट का विजिट किया, गाड़ी में बैठे हैं, वो 4-5-6 बंदे गाड़ी में बैठे और गायब। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसके कई घंटे बाद मैंने एक बंदे की जिम्मेदारी लगाई थी चेक करना, कई घंटे के अगले 2 दिन तक कोई नहीं आया। तो जब आप इस तरह की चीजें कर रहे होंगे, इतने विजिलेंट सेटअप में, इतनी दीदा दलेरी के साथ, तो आप इस ब्यूरोक्रेसी से और क्या उम्मीद रखते हैं? और अभी ये जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त है निगरान सेटअप में, अभी ये एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है। और इसके बाद जो नीचे लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो आना चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, वो सोचे कि वो क्या नमूने होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब डेंगू तदारुक के लिए हमने जो इकदाम देखे, कैप्टन उस्मान साहब का दौर मुझे याद आता है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर यूसी की सतह पर कहाँ से लार्वा बरामद हुआ, लोगों को खौफ था, घरों में चेकिंग की जा रही थी, लोगों के घर के बाहर स्टिकर्स आवेज़ा किए जा रहे थे, FIR का इंदराज हो रहा था। ये सब चीजें हम क्यों नहीं रिपीट कर सकते आमिर भाई? नहीं, आप कागजों में रिपीट कर, आप कागजों में उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। ये 42,471 साइट्स का विजिट, केसेस क्यों बढ़? आप भी लाहौर में रहती है, मैं भी लाहौर में, दुरे भी लाहौर में, तो कोई नहीं है। ये सारे बैठे हैं, इनसे पूछे इन्होंने कभी कोई टीम देखी है? आपको अदराक नहीं है। ये 42,471 साइट्स कौन सी हैं? कहाँ गई जहाँ विजिट किया गया है? किसने विजिट किया है? भाई खुदाई मदद है। टीचर्स तो स्कूल्स में हैं। कल आपने टीचर्स की ड्यूटी लगाई थी, ये खुदाई मदद है, आपको नजर नहीं आती? ये जो सुलेमानी टोपियां पहन के इतना वर्कआउट हो रहा है। नहीं, मोकलों वाली हुकूमत तो चली, मोकल अभी भी है, मौजूद है। ये जो 42,471 साइट्स को विजिट कर लिया गया और एक दिन के अंदर ना सिर्फ उसको विजिट किया बल्कि वहां से लार्वे पकड़ भी लिए, फिर उसको दिखा भी दिया। देखिए, जब तक आपके पास उस तरह का विजनरी हेड नहीं होगा जैसे कैप्टन उस्मान था। हाँ, बिल्कुल आपने सही। मैंने देखा है, अनथक आदमी। ठीक है, उसके साथ जो टीम थी उस वक्त ख्वाजा इमरान था, बाकी लोग थे, वो भी बहुत अनथक थे। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने ईद के लेकिन कैप्टन उस्मान को मैंने देखा है कि 2400 घंटे एक ही इसी काम पे था, क्योंकि डेंगू कंट्रोल करना था। अब डेंगू आपका फैलता चला जा रहा है, अवेयरनेस कैंपेन आपने कहीं देखी?
क्या स्कूल्स में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में कहीं किसी जगह आपने स्प्रे होता देखा है? देखा है, सही बात है। बिल्कुल ऐसे। मैंने तो नहीं देखा, सही कह रहे हैं। ना मैंने टीमें देखी, ना मैंने स्प्रे देखा। आमिर भाई, उसका रिजल्ट भी हमें नजर आ रहा है, केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं। खैर, मैंने वाइंड अप करना है इस खबर को, और मेरे पास एक और खबर है, फाइनली गुड न्यूज़ भी है। खबर यह है, शहर के 9 अस्पतालों में गायनी की 24 घंटे की सहूलियात। गाजियाबाद, करोल घाटी, मियां मीर, समनाबाद समेत शहर के 9 छोटे अस्पतालों में 24 घंटे फॉल कर दिया गया है। अब ये सिर्फ खबर की हद तक है, ऐसा हो भी रहा है। हम खुद भी विजिट करेंगे, आप लोगों का भी अगर जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे साथ शेयर करें। 24 घंटे फॉल हो सकता है इन अस्पतालों में, जुर्रे नायाब? बिल्कुल हो सकता है कि अगर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए अगर जाए, डंडा रहे तो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं और सीएम साहब अपने ऑफिस में बैठ के, अपने मोबाइल पे बैठ के हर वक्त ये देखें कि अस्पतालों में क्या हो रहा है। और ये हो रहा है, ये मैं आपको मजाक की बात नहीं कर रहा। आपके 2-3 अस्पताल ऐसे हैं जिनके ऑपरेशन थिएटर 24 घंटे मॉनिटर हो रहे हैं, और उसमें ये भी चेक हो रहा है कि कितने ऑपरेट हो रहे हैं, कितने डॉक्टर्स वहाँ पे इंगेज हो रहे हैं। और अगर वहाँ पे 1 घंटा भी ऑपरेशन रुकते हैं, अगर 1 घंटा भी ऑपरेशन रुकते हैं, तो सबको इतना खौफ है। वहाँ पे पीआईटीबी बोर्ड ने अपने कैमरे लगा दिए और उसकी एक्सेस सीएम हाउस में है, वो देख रहे होते हैं। मैं एक हॉस्पिटल को बताया था, जनरल हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे हर वक्त सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही है कि ऑपरेशंस हो रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, मरीज़ किस तरह से ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाए जा रहे हैं, कितने हो रहे हैं। क्योंकि जिस दिन वज़ीर आला वहाँ गए थे तो उनको बताया गया था कि 24 घंटे में 1 ऑपरेशन हुआ, और आने वाले मरीज़ को टाइम कितना दे रहे, 4 माह का। उस दिन उन्होंने आईटी बोर्ड को, मैं वहाँ पे मौजूद था, बुला के उन्होंने कहा जी कि आज यहाँ कैमरे लगाएं, आज पूरे शहर के सरकारी अस्पतालों से जितने भी सर्जन अरेंज करने पड़े आप करें, मुझे 10 दिन के अंदर ही 4 महीने वाला बैकलॉग क्लियर चाहिए। फिर और दिन रात आपके ऑपरेशन। सामने इतने रोजाना की बुनियाद पर मरीज आ रहे होते हैं एक्सीडेंट्स के, जिन्हें फौरी तौर पे भी तो ऑपरेशन हुआ ना, फिर हो भी गया ना। तो भाई जब हो सकता है तो आप खुदा खौफी करें, आप क्यों नहीं करते? फिर मैं कोई फतवा दूंगा या आमिर भाई को फतवा देंगे कि आप ही जो तनख्वाहें हलाल नहीं करते, तो फिर कैसे नहीं करते? हाँ, बिल्कुल आपने तो फिर सही हम क्या, हमारा क्या हैसियत है कि हम फतवे दें? हराम खा रहे। किसी इंसान को खुद भी शर्म आनी चाहिए ना कि यार ये मेरा काम है, मैंने ये करना है, एट एनी कॉस्ट करना है। चलिए जी, सेक्रेटरी साहब ने फ्री डिलीवरी की सहूलत तो दे दी है गायनी की इन अस्पतालों में, तो मैं जरूर नहीं, फ्री डिलीवरी की ना एक मसला है। सरकारी हॉस्पिटल में आप किसी में चले जाए, अगर गायनी का केस आपके पास है, डिलीवरी है। आपसे क्या कहेंगे, आपका यहाँ का कार्ड बना हुआ है। लेट्स में गंगाराम चला गया और कल शाम को ही ये वाकया हुआ, आपका गंगाराम का कार्ड बना हुआ। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो फलां शहर से, यानी फौरी तौर पे मैं फलां शहर से अपनी अच्छा। बहन के घर आई थी, ठीक है, और यहाँ पर मुझे अब ये Emergency पेन आई है, इमरजेंसी है। उन्होंने कहा जी आप वहाँ जाएं वापस, आपका कार्ड नहीं बना हुआ। हाँ, फ़ोन कराया, वहाँ की एक हेड नर्स ने अरेंज कर दिया कार्ड, तो डिलीवरी होगी। मुझे बताएं आम आदमी कहाँ से फ़ोन कराए? नहीं जी, आपके पास मार्जिन ही नहीं होता कि आप वहाँ पर वेट भी कर सकें। तो फिर तो अब गायनी का मसला आपने 24 घंटे कर दिया, ये कार्ड भी खत्म करे भाई। जहाँ का पेशेंट है, कहीं का है, हाँ। उसको इमरजेंसी है, उसकी जान बचानी है, बच्चा देखिए आपने। आमिर भाई, फिर यही होता रहा ना कि हमारी बहनों ने, माओ ने सीढ़ियों पे, वॉशरूम्स पे, कॉरिडोर्स पे, रिक्शों पे, अपनी जिस गाड़ी में, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल वहाँ पे बच्चों की पैदाइश हो गई। तो फिर यही बात है ना कि आप ये इस बीमारी में या इस किस्म की ट्रीटमेंट में तो कार्ड देखने की ऑप्शन ही नहीं होती। ये रक्षे वाला जो बच्चा जिन्होंने याद भी करा दिया मुझे, गंगाराम में था मेरा, वो इसी वजह से एक के हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घूम रहे थे कि उनके पास कार्ड नहीं था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो इन चीज़ों पर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ अखबारात में खबरों की हद तक ये ना देखें कि फ्री सहूलत दे दी गई है, इसको इंश्योर भी करना है। और 24 घंटे वाला मुझे तो कुछ हजम नहीं हो रहा है, इसको फॉलो अप लेना। और कार्ड सिस्टम भी खत्म फ्री फॉर एवरीवन एवरीवेयर। बिल्कुल आपने सही कहा। ये ये नारा दुर्रे आपने बिल्कुल ठीक। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बता देते हैं जी, निगरान हुकूमत टीपा में बड़ी इस्लाहात की मंजूरी दे चुकी है। टीपा ने एनओसीज की फीसों में 100% इजाफा कर दिया है। ये बड़ी इस्लाहात क्या है, इससे बेहतरी भी कोई आएगी या नहीं? दुर्रे नायाब की खबर है जी। दुर्रे नायाब, देखें जी, 2 बातें कि आप करोड़ों पे फीस दे के पंप लगाते थे, आप डीसी ऑफिस को दे रहे हैं, आप एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, सब दे रहे हैं ना। लेकिन आप एलडीए टीपा को क्या दे रहे हैं? जिनसे आप रास्ता भी ले रहे हैं, जिनसे आप रोड कट भी ले रहे हैं, जिनसे आप सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, 3 लाख रुपए। अब उसमें इजाफा बड़ा ज़रूरी है। 3 लाख रुपए में पेट्रोल पंप,
3 लाख तो नक्शे की फीस नहीं रही, कमर्शियल नक्शे की। आपने अगर एक प्लाजा बनाना है, 4 मंजिला दुकानें खड़ी करनी है, तो उसकी भी कम से कम 3 लाख से ज़्यादा फीस है। तो आप एक पेट्रोल पंप की 3 लाख फीस कैसे ले सकते हैं? ये रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी थी, आपके तमाम फीसेज को बढ़ाना बड़ा ज़रूरी था। ये बोझ बनता जा रहा था टीपा, और टीपा के पास इतने इख्तियारात हैं, ना उनको अपने इख्तियारात का पता था ना कुछ पता था। आपको पता है कि टीपा के अंदर जितनी भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पैच वर्क आ जाता है, कहीं गड़ा पड़ जाता है, तो रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर और रिपेयर मेंटेनेंस का जिम्मेदारी है, लेकिन मैकेनिज्म नहीं है। यानी कि उन्होंने काम करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कैसे करना है, इसके फंड्स कहाँ से आने हैं। वज़ीर आज़म ने जो सबसे अच्छी बात की है, वो उन्होंने रिपेयर मेंटेनेंस रोड्स का एक पूरा हेड क्रिएट कर दिया। जिस तरह लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स में 1% हॉर्टिकल्चर दरख्तों का, पौधों का रखा जाता है, आज के बाद उसमें 1% टीपा के लिए रिपेयर मेंटेनेंस का रखा जाएगा। बहुत अच्छी आपके चीज़ है। किसी भी अंडरपास, फ्लाईओवर, मेन रोड पे गड़ा पड़ता है, सड़क टूटती है, शिगाफ पड़ता है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के पैसे उस हेड में होंगे और वो प्रोजेक्ट कॉस्ट से चार्ज करके रख दिए जाएंगे। ठीक है। अगर अकबर चौक का 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, तो उसमें 1% उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का रख दिया गया, ठीक है, ताकि आइंदा आने वाले कितने भी साल में जरूरत पड़े तो आपको किसी का मुंह ना देखना पड़े। आप ये ना कहें जी कि ये मेरी रोड नहीं है, ये एमसीएल की रोड है, एमसीएल कहेगी नहीं कंटोनमेंट की रोड है, कंटोनमेंट कहेगा नहीं जी एलडी की रोड है, एलडी कहेगा जी टीपा ने करना, टीपा कहेगा नहीं जी तो वासा खोद गया जी, वासा कहेगा जी मेरा तो काम ही नहीं, हमने तो लाइन डाली रोड रेस्टोरेशन, तो किसका। इतनी एक्सरसाइज के बाद एक ये चीज़ फिक्स की, बहुत अच्छी बात है। एक असफाल्ट प्लांट जो 12 साल से बंद पड़ा था, उसको चला के टीपा के हाथ दिया कि आप इससे रेवेन्यू जनरेट करें, चाहे इसको ठेके पे चलाएं, चाहे आप इस पर कारोबार करें, पैसा आना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है कि आपकी एंटिटी बंद पड़ी है और उससे पैसे नहीं आ रहे। तीसरी चीज़ जो आपके लिए एनओसी की फ़ीसों में इजाफा हो गया, 1% रिपेयर मेंटेनेंस का हो गया, आपको पार्किंग फ़ीसों के अलावा, पार्किंग प्लाजों के अलावा, उनसे भी तमाम तर पैसे लेने के इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। अब देखिए ना, आप एक प्राइवेट पार्किंग प्लाजे में जा रहे हैं, वो आपसे 200 रुपये, 500 रुपये, 250 रुपये, 100 रुपये चार्ज कर रहा है, लेकिन सरकार को नहीं उसने देना। 1 घंटे का भी चार्ज कर, 1 घंटे का भी चार्ज कर रहे हैं, और मिनिमम घंटा है। आप चाहे 2 मिनट रुकें, हाँ मिनिमम, चाहे 5 मिनट रुकें। सऊदी अरब में मैं अब जब कहाँ गया, जिस होटल में हम ठहरे, वो कहते हैं जी कि 15 मिनट फ्री दिए जाते हैं। एक गाड़ी अंदर जाए, ड्राइवर जो है वो बताए कि मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ, 15 मिनट का टाइम होता है, वो आता है तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है। अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा लगाएगा तो फिर उससे पार्किंग फीस 10 रियाल 5 रियाल दुनिया भर में ऐसे ही लिया जाएगा। ठीक है, हमारा क्या है जी, आप 1 सेकंड लगाएं, आप 1 घंटा लगाएं, आपने 100 रुपये देने देने। आप खड़े, आप अगर 10 दफ़ा भी लोगों को कहेंगे ना जी कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ, वालदा अंदर गई हैं या 2 मिनट में आ गए कि नहीं जी यहाँ से गाड़ी ले जाए, ये तो हमारे पता नहीं आबाओ इजाद की जगह है, तो इनके ये हालात तो हो चुके हैं, तो इनको लगाम किसने डालनी है? ये अगर मसाइल आपको मुझे पता है, इनको नहीं पता, क्योंकि ये लोग तो आपको पता ना कि साहब बहादुर है ना, साहब बहादुर तो गाड़ियों से उतरते नहीं है, ना वो कहीं जाते हैं, ना वो गाड़ियाँ पार्क करते हैं, ना वो आलू प्याज लेते हैं, ना वो बिजली के बिल उतारते हैं, ना वो फ्यूल खरीद के अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं। तो साहब बहादुर से क्या उम्मीद रखी है? और ये तो जितने हमारे आमिर भाई, आप तो सोशल मीडिया को आप हेड कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें, ये जितने हमारे दानिश्वर बने, इनको खुदा के लिए लिखा करें कि साहब बहादुर इन मसाइल से बाला तर रहे। साहब बहादुर जो है ना, वो शोरा आफाक मंजिलों पे बैठे हैं, उनको ये मसाइल नहीं पता जिनको अब तनकीद का निशाना बना। वो इतने मुकद्दस हैं कि मस्जिद को तो बिल आ जाता है, अल्लाह के घर को, इनके घर को कोई बिल नहीं आता। नहीं आता, सही बात है। ये उससे भी ज़्यादा मुकद्दस है। ये इतनी मुकद्दस हस्तियाँ बन चुकी हैं। दूसरा ये तो मैं तो इसको पीनट भी नहीं कहूँगा। एक पेट्रोल पंप जो लगा रहा है ना, ये 3 लाख 6 लाख रुपया, उसके लिए पीनट भी नहीं है। पीनट भी बड़ा होता है भाई। हाँ, कुछ भी नहीं है। ये तो खसखास का दाना या आप समझ लें कलवंजी का दाना होएगा कोई उसके लिए। तो इसकी फीस वाकई बात सही है। एक जब पंप लगता है तो आप उसको रोड कट देते हैं, ट्रैफिक वहाँ पे डिस्टर्ब भी होती है। बिल्कुल, निकलने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए आपको रास्ता चाहिए होता है। एग्जैक्टली। तो टीपा अगर दे रहा है तो टीपा की आमदन भी तो होनी चाहिए। और बड़ा अच्छा इकदाम असफाल्ट वाला, तो मैंने कल भी पढ़ा था कि इतना अच्छा इकदाम है। चले मुझे ये सुकून हो गया कि मुल्तान रोड में जो गड़े हैं वो शायद टीपा, क्योंकि मेन रोड के करने हैं, जिस मेन रोड पे करने हैं वहाँ पे भर दें। इनके पास अपना असफाल्ट प्लांट है, पहले ठेकेदारी सिस्टम था। इस तरह के मामला जो मशीनरी बंद पड़ी है, चाहे हॉस्पिटल्स हैं चाहे आपके अदारे हैं, उनको चालू करवाएं। मैं तो निगरान वज़ीर से यही कहूँ। चलिए जी, रिक्वेस्ट की गई, अल्टीमेटली इसका फ़ायदा लोगों को तो दुआएं ही हैं जो लोग देंगे। हम अभी एक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास है, पाक IDF से शहरी ला इल्म है, नादरा सेंटर में रश बरकरार है। इस
दूसरी खबर के हिस्से की तरफ आएंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन है क्या आमिर भाई? क्या एप्लीकेशन? पता नहीं जी, मुझे क्या पता क्या एप्लीकेशन है। मैंने भी पहली दफा सुना। आप जितनी सरकारी एप्लीकेशंस हैं दुरे भाई, मुझसे करें या ना करें, सारी की सारी इंग्लिश में है। अच्छा, सारी की सारी दुनिया को यानी आम समझ शहरी नहीं की आती। रसाई नहीं। मेरी तो रसाई नहीं है। सही। इंग्लिश पे जाके मैं उसको टाइप करूं, मैं इतना वो पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं। मैं आम आदमी हूँ, आम लाहौरी हूँ, आम पाकिस्तानी हूँ। मेरे लिए तो ये सबसे मुश्किल काम है। सही। ना आप उसको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं ना करवाते हैं। आपने सिर्फ एक सरकारी तौर पे जी हमने ये तलाश ऐप बना दी, ये हमने जैनब ऐप बना दी, ये हमने फलां ऐप बना दी, फलां ऐप बना दी, खर्चा ऐप बना दी। ऐप बना रहे हैं भाई, उसको इस्तेमाल कौन करेगा? फिर आप पता बात क्या करते हैं? फिर आप लोगों को उसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता क्या information कहते भी हैं? देते अब हर एक के पास जी एंड्रॉइड फोन है, हर एक के पास सबको सब कुछ चलाना आता है। बच्चे चला रहे हैं जी। भाई बच्चे नहीं चला रहे। पहले तो आप अपनी कौमी जुबान के अंदर ऐप्स बनाना सीखें, बात ठीक है। ताकि आसानी के साथ मुझे समझ आए कि यहाँ मैंने अपना नाम लिखना है, यहाँ वालद का नाम लिखना है, यहाँ अपनी बेगम का नाम लिखना है। मुझे नहीं पता सपोज कोई चिंगम है या बीवी है, जहाँ लिखा हुआ है ये देखिए ना, आप आसान क्यों नहीं करते? हम डेवलपिंग कंट्री है ना, हम कौन सी तरक्की याफ्ता बहुत ज़्यादा या पढ़े लिखे यूरोप और लोग हैं। अमेरिका और पढ़े लिखे लोग हैं। हमारा मसला ये है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन हमारे लिए जो माहौल तैयार किया जाता है ना, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो या ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है या हार्वर्ड से पढ़ी हुई है। और उनका जो ज़हनी मेयार है ना, वो इतना ऊपर है कि हमारी कौम उससे बहुत नीचे है। वो हार्वर्ड वाले भी नहीं पहुंच सकते। वो हार्वर्ड वाले भी नहीं पहुंच सकते। और इनके पास ना एक रेडीमेड सांचा होता है। बना बनाया छापा होता है। जिस तरह आप खवातीन ने घर में चीज़ें रेडी करके रखी होती है ना, सब्जियां उबाल के फ्रीजर में रखती हैं, घर में आए तो एक ही मसाले डाले, वही सब्जी डाली, वही चिकन डाला, बस ready। आगे रेडी हो गया। इनके पास ना एक ही सिस्टम होता है। इनको बस किसी भी वज़ीर आला ने, जो भी उस वक्त दौर के होंगे, उन्होंने कहना है जी कि मुझे ये चाहिए, सर घंटे में हाजिर। हाँ, बस रद्द-बदल आपने थोड़ी सी सॉफ्टवेयर रद्द-बदल करके ला के सॉफ्टवेयर दे दिया। वो सॉफ्टवेयर पहले सीएम साहब भी 10 कुछ घंटे समझेंगे कि यार मैंने कहा कुछ था, उसमें बनाना कुछ था। वो देखिए ना, आप एक आइडिया परसीव ही नहीं करते कि भाई अगला चाह क्या रहा है। उसके अंदर फिर कई वो लोगों की सानी चाह रहा है, सीधी बात। कई दिन के मरहले चल रहे होते हैं जी कि वो नहीं जी इसको इस तरह कर दें, ये तो मैंने कहा ही नहीं था, इसको इस तरह कर दें, ये तो मैंने कहा ही नहीं था। अना यूसुफ ने अप्लाई करना है, लेकिन अना यूसुफ के दादा साहब की भी उनको ना एंट्री चाहिए। ठीक है, आपकी वालदा का क्या नाम था, उनकी वालदा का क्या नाम था? सही बात। मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि यार मेरी वालदा ठीक है, उनकी वालदा का नाम, उनके फिर वालिद का नाम, उनका कोई आईडी कार्ड। मुझे हैरानी है, आपकी अगर वालदा की तरफ से आपका FRC इशू होना है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो क्या ये आपकी और आपकी वालदा की सरदर्दी है कि सारे बहन भाइयों के, अगर वो हयात हैं तो उनकी आईडी कार्ड भी लेके आए, फैमिली ट्री पूरा करें जी। हाँ, अगर वो जिंदगी में नहीं रहे तो उनके भाई आपने इशू किए हैं, आपको नहीं पता? हाँ, बिल्कुल आपके पास डाटा कि जी हम 3 बहन भाई थे, अब 2 नहीं रहे और एक रह गया है, वो आ गया है लेने, तो आपको नहीं पता कि ये दोनों नहीं रहे। आपने डेथ सर्टिफिकेट की फीसें लेके भी इशू किया, आपने उनके आईडी कार्ड भी इशू किए, आपको नहीं नजर आ रहा। आपका डाटा सेंट्रलाइज हो तो आपको ये सब इतनी ज्यादती, वही तो कह रही मसला तो है सेंट्रलाइज। आपने इशू किया ना, आप देख लें सिस्टम में। ये नादरा का फॉर्म खोले, कोई भी खोले, उस पर तस्वीर मुझे अपनी लगा के दिखाए। आप दुनिया ने आपके स्टेटस देख लें, अलाइव है और 2025 या 26 तक उसका आईडी कार्ड स्टैंड करता है। भाई ये चीज मैंने आपको प्रोवाइड करनी है। हाँ, आपने अफगान एजेंटों के बनाने हैं, वो तो आप बना दें, आपको ऐसे पासपोर्ट मिलेगा, ऐसे शनाख्ती कार्ड मिलेगा। आपने पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड का जिक्र कर लिया, तो मुझे एजेंट माफिया का आपने जिक्र किया, इनका हम राज खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं आमिर भाई? अच्छा, ये एजेंट माफिया नहीं करता है। के बाहर, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया ये काम नहीं कर रहे हैं, ये पासपोर्ट के अंदर बैठे अफसरान काम कर रहे हैं। दुरे वो उनकी शाखें बाहर बिखरी हुई। दुरे भाई ऐसा ही है, नादरा का बंदा क्या उसने नहीं बनाई शनाख्ती आमिर कार्ड? भाई आप टाई लगा के रोज आए सुबह, ठीक है, साहब गाड़ी से उतार रहा है, एक साहब का बैग पकड़ के अंदर लेके जा रहा है, फिर साहब का बैग वापस रख रहा है। अगर उस बैग में, मैं इल्जाम बहुतान नहीं लगा रहा, अगर उस बैग में हकीकत है, अल्लाह ताला की मदद रात को आपको मिल जाए, हाँ, तो आपको क्या बुराई है? आप मुझे बताएं ना, आप यहाँ पे आई हैं प्रोग्राम वो बेचारे तो फॉर्म फिल करने वाले होते हैं जिनको हम एजेंट कहते हैं, उसमें क्या वो आपकी फोटो कॉपी करा रहे होते हैं, आपके पैसे बैंक में जमा करवा रहे होते हैं। दे आर नॉट एजेंट्स। एजेंट अंदर अफसर बन के बैठे हैं, ब्रीफ केस लेकर आते हैं, ब्रीफ केस लेके जाते हैं। मैंने LDA में एक ऐसे अफसर को भी देखा, पुरानी बात है, 2010 से मैं कवर कर चुके, ऐसे अफसर को भी देखा जो LDA के इंस्पेक्टर्स थे ना, उनको ये हुक्म था कि जब साहब उठ के जाए नमाज के लिए तो वो दराज चाबी ना खोल के जाते थे। अच्छा। तो साहब नमाज पढ़ने गए हैं, तो
तो इंस्पेक्टर्स आके अपना अपना जो है ये सादा ना हालत गैबी मदद जो है ना वो दराज में रखते थे। नमाज के करामा मतलब कि ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। नमाजें पढ़ के भी ये सब आज भी वो शख्स जिंदा है। तो वो जो हाजी मजहर जो अभी जिसने 30 करोड़ रुपए का वो जो एंटी नारकोटिक्स से मंशियात किए, बिल्कुल हाजी मजहर नाम है उसका, डीएसपी का, जो आपके मफरूर है, बाहर चला गया है। वो छोड़ दें, वो तो कहानियां भी उसकी बहुत सारी हैं, पता नहीं वो कहते हैं किसी जज। हम आमिर भाई को मजाक में कहते हैं, आमिर भाई आप बहुत हाजी हैं। हाजी साहब तो वैसे हमने नाम रखा है और हाजी हैं भी, अल्लाह ताला ने इनको दी, लेकिन हम इनको और तरह से हाजी कहते हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया में, इवन हम सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी हाजी है ना, वो ऐसे मशहूर है कि इन्होंने कोई काम सीधा नहीं करना। मशकूक बात करती है, ब्रेक ले लेते हैं आमिर भाई। और हट्टी होते हाजी बैठा, बड़ी मुबारक हस्ती महंगियां। हमने ब्रेक की तरफ जाना है आमिर भाई। ब्रेक के बाद ये जो अब आपकी तरफ दुर्रे नायाब ने इशारा कर दिया, इसमें बात करते हैं। नाज़िर ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ ही, देखिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। और हम जिक्र कर रहे थे एजेंट माफिया के राज की, वो चाहे नादरा ऑफिस के बाहर है, वो चाहे, अच्छा दुर्रे नायाब से मैं जान लेती हूँ, यही लोग LDA दफ्तर के बाहर भी शिकायत करते हैं, एक्साइज ऑफिस के बाहर भी ये शिकायत करते हैं, और मेरे ख्याल से वो, मैं कुछ चीज़ों को कहती हूँ नामुमकिनात में शामिल है कि इनका खात्मा नहीं हो पाएगा, नामुमकिनात में है, इनका खात्मा पॉसिबल नहीं है। देखिए जी, अभी बड़ी मुश्किल से इस हद तक LDA पे वज़ीर आला ने काबू पाया है कि एजेंटों को LDA की हदूद से बाहर निकाल दिया। अच्छा, अब आपको वो जिस तरह LDA की विंडो के आर पास मटलाते नजर आते थे ना, अब वो उस तरह से नहीं आते। अब दूसरे सेटअप में ये हो रहा है कि LDA के अंदर जो उनके सूरतकार थे ना, उनका भी सफाया किया गया। वज़ीर आला ने जो सेकंड लास्ट से चेंजिंग्स की और पूरा अमला उड़ाया, उसका मकसद ये था, वही बात कि जिस तरह नादरा के अफसर, पासपोर्ट इमिग्रेशन के अफसर जो इनकी मदद करते हैं ना, पहले तो उनके नेक्सस तोड़ें, और ये नेक्सस तोड़ना ज़रूरी होता है। अब जब अंदर नए चेहरे, नए क्लर्क, नए कंप्यूटर ऑपरेटर या दूसरे लोग बैठे हैं, तो उन तक पहुंचते पहुंचते एक टाइम लगेगा। सिस्टम ने डैमेज होना है क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना, और हम लोग भी चाहते हैं कि जी हम जो जाएं, कोई बंदा बैठा हो, वो हमारे वहीं पे हलफनामे लिखे, हमारे वहीं पे अंगूठे लगवाए, साइन करे, सहूलत दे, और हम आराम से साफ बहादुर बन के अपने ID भी प्रिंट्स दें, तस्वीरें खिंचाएँ। बंदा है कि सर बहुत ज़बरदस्त आपका काम हमने करवा दिया है, बड़ा ज़बरदस्त, हम जाते हुए उसको पैसे भी दें, ठीक है। हम अपना नुकसान खुद तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस सिस्टम में जिसमें कोई मुखलिस बंदा भी बेहतरी लाना चाह रहा है तो उसका नुकसान भी कर रहे हैं। की जाती है जो ऑनलाइन सारे सिस्टम की बात की जाती है, मुझे ये बता दें कि हमने सेंट्रलाइज कर दिया काम सारा, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। एक्साइज में बड़ी बातें सुनते हैं कि फलां सिस्टम भी वो ऑनलाइन हो गया, आप घर बैठ के अब सारा कुछ कर सकते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं, LDA में एक बेवकूफ़ी वाली बात आपको मैं बताता हूँ कि जब अना यूसुफ चल के आ गई अपनी प्रॉपर्टी के लिए, आमिर रजा आ गया है, तो अब वो आके वहाँ पे 1200 रुपये दे के, 2000 रुपये दे के नादरा का थंब इम्प्रेशन भी वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, कैसे है? यानी कि हम पाकिस्तान, मैं आमिर भाई की प्लास्टिक सर्जरी करा के पहुँच जाऊँगा, ठीक है, आप मेरी करा के, ये मतलब कि कोई सेंस है? आप हॉलीवुड की मूवीज़ देख के एस्पायर हुए हुए कि एक बंदा मालिक भी पहुँच के अपनी अथॉराइजेशन दे रहा होता है, जी वहाँ पे सिर्फ 2000 फीस है, एक नादरा का काउंटर बन गया, आपने उसको 2000 रुपये देना, उसने कुछ नहीं करना, उसने आपका वो देखना ID कार्ड में, जी हाँ जी ना ही है, चलें जी आप ठीक है, थंब लगा के देख लेंगे, फोटो आप करके भाई। इतने ऐसे स्टेप्स हैं जो इतने मुश्किल तरीन बना दिए गए हैं कि अब तीसरे स्टेप में वज़ीर आला इस पर भी एक्शन लेंगे। गैर जरूरी स्टेप्स और गैर जरूरी चीजें अब खत्म करनी होगी। इलेक्शन हो जाएगा, उतनी देर तक कहां लेंगे? आपने गैर जरूरी की बात की, यहाँ पे तो जरूरी काम खत्म किए जा रहे हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने आइंदा तालीमी साल मुफ्त किताबें देने से इनकार कर दिया। वक्त कम है, मुझे बता सही किया है, क्योंकि जो मुराद राज साहब थे वो 10 अरब रुपया खा गए हुए, 18 अरब की किताबें छुपाई, 8 अरब रुपया जमा कराया और 10 अरब रुपया खा के निकल गए जनाब। अभी वो किसी और पार्टी में चले गए, ठीक है जी। अब वो 10 अरब रुपये खा गए। अब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कहता है जी आपने हमें सिर्फ 3 अरब रुपया जारी किया, खर्चा ही 18 अरब का है किताबें देने का, मुफ्त किताबें देने का। कोई आसान काम तो नहीं है पंजाब के तमाम स्कूलों में मुफ्त किताबें देना। ये होगा ये अगर उन्होंने ना छापी, दो वो कह रहे हैं कि 2024 में मरासला लिखा उन्होंने, तो नहीं छापेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये मरासला सही कह रहा है कि 2024 में गरीब का बच्चा पढ़ाई से भी महरूम हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप, हालात तो यही लग रहे हैं। क्या कहेंगे दुर्रे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि काम इनके बहुत बड़े हैं, जितने भी हमारे माजी के लोग रहे हैं, और रोना धोना उनका सुन लें कि उनसे बड़ा जो है ना आपको इस वक्त मजलूम नज़र ही कोई नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप उनके कारनामों की तरफ जाए ना तो आपके फिर दिल के दरीचे खुलते हैं कि नहीं यार ये काबिल रहम नहीं है। मुझे तो मुराद राज साहब की बातें रिपीट हो रही हैं जो हमारे शो में ही उन्होंने कही थी। कहीं यकसा तालीम की बात करते थे, कहीं मुफ्त तालीम की बात करते थे। 10 रुपए का टीका लगा हुआ है जनाब टेक्स्ट बुक में। आप देखें ना वोकल तो थे ना फिर सारे लोगों को अपनी बातों के जादू के सहर में लपेटना तो इनको आता था। अब मासूम हमारे एक वो भी वज़ीर आला थे जिनके घर बिजली नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना। अब एक तहकीकाती इदारा है वो तकरीबन अब रोने वाला हो गया, कोई 12 पेशियां में बुला चुके हैं कि मेहरबानी करके आप एक दफा आ जाए। लेकिन 20 सेकंड है मेरे पास। वो कहते वो ऐसे से उधर पेश कर देते हैं कि आज मेरे गांव में शादी है, मैंने यकीन करे कब तक ये चल जाएंगे उधर, काफी ऐसे पेश किए जा रहे हैं उधर। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन हम हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज एक बार फिर से करेंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज, एक मुहिम जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई जा रही है। बहुत ही जिम्मेदारी का ये काम है, हम सबको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आएँ, एम्बुलेंस को रास्ता दें क्योंकि पहला हक जिंदगी का है। आगाही मुहिम चलाई जा रही है। मुस्तनसिर फिरोज की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की आगाही के लिए एक वीडियो भी जारी की है और एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी गाड़ियों का सायरन सुनते ही फौरी रास्ता दें। शहरी एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी गाड़ियों का सायरन सुने तो फौरी तौर पर उनके लिए रास्ता बनाएं। सबको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज भी है। वैसे तो हम सब इसी तरह की एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, लेकिन क्योंकि एक मैसेज है आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। आप चाहे जितनी मर्जी जल्दी में हो, जहां मर्जी जा रहे हो, तो प्लीज़ किसी की मुश्किल वक्त में सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि एम्बुलेंस को रास्ता दें। आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम के हिस्से में जी, हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज बहुत ही स्पेशल मेहमान से। हम शहर की सफाई को लेकर कितना एक्टिव हैं, सबसे पहले हमने अपना किरदार अदा करना है। हम जिस तरह अपने घर को साफ रखते हैं, हमारा शहर भी हमारा घर है। अपने गली मोहल्लों को साफ रखना हमारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपने घर को साफ करके कूड़ा सारा इकट्ठा करके बाहर फेंक रहे हैं गली में किसी और के घर के बाहर, तो हम खुद ज्यादती कर रहे हैं। अपने घर के साथ साथ अपने शहर को भी साफ सुथरा रखें। और इसके बाद सफाई प्लान LWMC का क्या है, किस तरह से शहर की सफाई में LWMC अपना किरदार अदा कर रही है, शहर की रिहायशी इलाकों की, मार्केटों की सफाई के लिए मैकेनिज्म क्या है जिससे फॉलो किया जाता है। अगर शहरियों को शिकायत है तो उनकी शिकायत किस तरह से हल होगी अगर उनके इलाके में LWMC की टीम नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा अपकमिंग जो इवेंट्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि उर्स दाता दरबार के सिलसिले में भी इंतजाम किए जाते हैं, चेलम के सिलसिले में भी। तो क्या प्लान है LWMC का, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बाबर साहब साहब मौजूद हैं, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहर हमने लाहौर देखा कि जिसकी सफाई की मिसालें दी जाती थी सोशल मीडिया पर भी, हर जगह, और जब कभी भी कराची के साथ रिलेट किया जाता था तो शहर हमारा बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि हमारे शहर में सफाई बहुत ज़्यादा थी। ऑल्दो अभी भी है लेकिन उस लेवल की नहीं है। चैलेंजेस क्या क्या हैं आपको? नहीं, आई थिंक इसमें एक चीज़ तो क्लैरिफाई करनी चाहिए। इफ़ यू लुक एट एनी मेट्रो सिटीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो एक सर्टेन साइज से ऊपर है, तो वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट एक मेजर चैलेंज है। नो डाउट होता है। उसमें लाहौर ने, LWMC ने इस चैलेंज को आई थिंक बड़ा पॉजिटिवली लास्ट कई सालों से टेकअप किया हुआ है और परफॉर्मेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी भी आप लाहौर में जाएँ तो आपको कहीं कचरे के हीप्स नज़र नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स एक 12 मिलियन की आबादी है, 24 आवर्स वेस्ट जनरेशन हो रहा है, तो उसे हर वक्त पिक करना पॉसिबल नहीं है। वो किसी भी दुनिया के निज़ाम में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर लोगों के अंदर एक अवेयरनेस, इन तमाम कैंपेन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट अगेन डिस्पाइट कि कोई 5 से 6 हज़ार टन वेस्ट जो है वो डेली बेसिस पे लाहौर में प्रोड्यूस हो रहा है और वो रैंडम तरीके से फेंका जाता है, उसके बावजूद भी LWMC जो है उसका कोई 16,500 के करीब जो स्टाफ है वो, उसके 10,000 हमारे पास सैनिटरी वर्कर्स हैं, वो हमारी जो सारी फ्लीट है वो 24/7 इन ऑपरेशंस के अंदर मौजूद रहती है। ये तो और एक हमने टीम है, मुझे बता दें मशीनरी आपके पास इनफ है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनका एक अहम रोल होता है। हमने ओस पाक और दूसरी जो एक कंपनी थी अलबेराक, हाँ
उनके दौर में देखा वो जो मशीनरी हमें नज़र आती थी सड़कों पर, अब वो कोई कम नज़र आ रही है। इसमें अगर आप मशीनरी देखें तो लास्ट 6 मंथ्स में हमने अपनी तमाम मशीन्स को ना सिर्फ डिजिटाइज कर दिया है बल्कि उनके रूट्स को भी हमने फिक्स कर दिया है। तो हर गाड़ी जो है अब वो, बल्कि अगर हम पब्लिकली आप लाहौर के किसी भी बंदे से इस वक्त पूछें कि आपको मशीनरी की सिचुएशन क्या नज़र आती है तो आपको एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस नज़र आएगा। पीपल आर वेरी मच एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि LWMC की गाड़ियाँ जो हैं वो उन्हें सड़क पे नज़र आती हैं, वॉशिंग होती हुई नज़र आती है, कंटेनर पिकिंग जो है वो नज़र होती हुई आती है। तो इसकी वजह एक ये है कि उस फ्लीट को डिजिटाइज़ किया गया है। उस फ्लीट को उस डिजिटाइज़ करने के बाद उनकी रूट्स को हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके, लाम्स के साथ पार्टनर करके, मल्टीपल और स्टेक होल्डर्स के साथ पार्टनर करके उन रूट्स को भी ऑप्टिमाइज़ किया है। जो टाइम्स हैं सर्टन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके उनको फिक्स किया गया है। तो उस लिहाज से बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आई है। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व भी की है, हमारे पास कंटेनर्स कम है कूड़े के लिए। मेरे ख्याल से उनको अब एनहांस करने की ज़रूरत है क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वो जो कंटेनर फिल हो जाते हैं उसके आसपास लोग कूड़ा साइड पे फेंक के चले जाते हैं। राइट। इस वक्त मैडम कोई हमारे पास 2023 के स्टार्ट में 6000 के करीब कंटेनर थे। हमने 2000 और कंटेनर जो हैं वो बनवाए हैं और वो उनमें से मेजॉरिटी जो है वो प्लेस हो चुकी है। बाकी अभी प्रोडक्शन उनकी जारी है, वो भी प्लेस होंगे और वी एक्सपेक्ट कि आई थिंक कोई 1 से 2000 कंटेनर हमें और चाहिए होगा। उसकी भी रिक्वायरमेंट को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो ऐसा ऐसा उनको भी इंशाल्लाह फिल कर देंगे। सही, बहुत बड़ा शहर है और बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि पोश इलाकों में जिस तरह से सफाई होती है, अगर आप अंदरून लाहौर वाली साइड पे चले जाएं तो उस तरह से सफाई नहीं होती है। सो मुझे ये बता दीजिएगा, लोगों का ये जो शिकायत है ये अग्री करते हैं आपके वाकई ऐसा है? मैडम इसमें ये है कि हमारी एक हेल्पलाइन है 1139, उस हेल्पलाइन को हमने बड़ा एक्टिवेट कर दिया हुआ है। उस हेल्पलाइन पे लाहौर के तमाम शहरी जो हैं अपनी कंप्लेन को रजिस्टर भी करा सकते हैं। उसका एक प्रोसेस भी है कि अगर किसी ने शिकायत की है, उसका अजाला हो गया है, अगर नहीं हुआ तो उसे एक स्टेप हायर जाती है, और अगर वो मल्टीपल टाइम्स उसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे तो इनिशियली हमारे जो हेड ऑफ ऑपरेशन है उनके पास भी आती है, फिर वो खुद इंटरफेयर करके उसको रिजॉल्व करते हैं। तो उस लिहाज से हम अपनी एक मैपिंग भी कर रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी यूसीज़ हैं या एरियाज़ हैं जहाँ से हमें शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं, तो उसके ऊपर हम रिसोर्सेज भी उस लिहाज से बढ़ाते रहते हैं। अंदरून में मल्टीपल टाइम्स मैंने खुद भी विज़िट किया है और हमारी मल्टीपल चेकिंग टीम्स भी हैं जो इसको विज़िट करती रहती हैं। तो पूरा एक इसका एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि आपने लाहौर की हर यूसी को डेली बेसिस के ऊपर रैंडमली कैसे चेक करना है, उसकी बेसिस के ऊपर हम रिसोर्सेज को भी चेंज करते हैं। तो काफ़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे सफाई जो है नहीं हो रही, लेकिन अगेन सफाई की एक सर्टेन टाइम है, दुनिया में कहीं भी सफाई 24 आवर्स नहीं होती है। सफाई का एक सर्टेन टाइम है, तो मुझे बता दें मैकेनिज्म क्या है, सुबह कितने बजे आपकी टीमें पहुंच जाती हैं फील्ड में, और मुझे बताएगा इक्वली है या कैटेगराइज किया गया है कि शहर के ये इलाके जो हैं यहाँ पर ज़्यादा लोगों की डिप्लॉयमेंट होगी, यहाँ पर थोड़े से कम लोगों से भी गुजारा हो सकता है? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि लाहौर में अगर हम देखें तो तकरीबन कोई जो स्ट्रीट्स की लेंथ है वो कोई 9700 किलोमीटर लेंथ है। सो जो रोड नेटवर्क जो है वो 9700 किलोमीटर के ऊपर मौजूद है। तो अगर हम एक जनरल स्टैंडर्ड भी लें और 1 किलोमीटर के ऊपर एक बंदे को भी डिप्लॉय किया जाए तो सिर्फ आपको 10,000 बंदा चाहिए इन सिर्फ सड़कों के ऊपर एक बेसिक लेवल की मैनुअल स्वीपिंग करने के लिए। तो हमारी जो 274 यूसीज़ हैं, हमारे जो प्लान्स हैं वो यूसी वाइज बनते हैं। 274 यूसीज़ हैं, हर यूसी के अंदर नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स, उसकी पॉपुलेशन, और अगर कोई स्पेशल डायनामिक है वहाँ पे कि अगर कमर्शियल मार्केट ज़्यादा है या सर्टन टाइप ऑफ इंडस्ट्री है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे इनफ्लो बाहर की यूसी से भी वहाँ पे आना है, उसके लिहाज से एक रिसोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान बना हुआ है और वो एक प्रीटी मच स्टैंडर्ड प्लान है। उसमें छोटी मोटी वेरिएशन हम करते हैं, उसको इम्प्रूव भी होता रहता है, लेकिन प्राइमरीली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स जो है वो बंदों की जो है वो डिप्लॉयमेंट होती है। ये चैलेंजेस हैं कि अब इसमें ऐसा भी था कि बहुत सारे ऐसे हमारे मुलाजमीन भी थे जो अपना काम नहीं कर रहे थे। तो अगेन हमने बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी हमने फेशियल रिकग्निशन बेस्ड एक सिस्टम बनाया है PITB के साथ मिलके, जिसमें अटेंडेंस जो है वो जियो फेंसिंग बेस्ड और फेशियल रिकग्निशन से होती है। तो फॉर इंस्टेंस अब अगर एक बंदे की ड्यूटी जो है वो हमदर्द चौक के ऊपर है, तो जब तक हमदर्द चौक के ऊपर नहीं आएगा और वहाँ से अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाएगा उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। तो इसकी वजह से हम 1300 ऐसे मुलाजमीन भी जो कि अपना काम नहीं कर रहे थे और
घर में बैठे सैलरी ले रहे थे उनको भी हम निकाल चुके हैं। सही। तो अब एक हमारे पास यानी अब ये सवाल नहीं पैदा होता कि फलां वर्कर की अगर वहाँ ड्यूटी है तो वो वहाँ नहीं पहुँच रहा। नहीं, वो वहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक हो गया। वरना ही विल नॉट बी पेड। ठीक है। अब यानी उसको उसकी HR से लिंक कर replacement में दिया भी गया। कोई नहीं हो सकता, जिसकी ड्यूटी है वो पहुंचेगा, अटेंडेंस लगेगी तो आपको पता चल जाएगा जी वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, आपको क्या लगता है शहर के कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सफाई इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जितनी दफ़ा मर्जी साफ कर ले वहाँ वैसे गंद रहता है? इसमें देखें, जो हमारी रूरल यूसीज़ हैं, 24 रूरल यूसीज़ हैं लाहौर की, जो पेरिफरीज ऑफ लाहौर हैं, वहाँ पे सफाई एक मेजर चैलेंज है। उसके मेजर चैलेंज होने की वजह जो है वो एनिमल वेस्ट है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे, इवन शहर की भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको कैटल रखना अलाउड नहीं है। वहाँ पे लोगों ने भैंसें और बाड़े बने हुए हैं, उन बाड़ों की वजह से वो एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। वो एनिमल वेस्ट जो है उसका कोई ऐसा मैकेनिज़्म चूँकि उनके पास नहीं है, उसको कोई उससे किसी न किसी तरीके से उसे रीयूज़ करने का, तो वो सड़कों पे आ जाता है, उसके साथ थोड़ा सा कचरा मिक्स होता है। जब वो एनिमल वेस्ट फेंका जाता है तो करीबी लोग उसके ऊपर कोई सॉलिड वेस्ट भी फेंक देता है, तो वो मिल के फिर एक ऐसा लुक बन जाती है जैसे लगता है कि ये वेस्ट जो है ये बहुत अरसे से यहाँ पे पड़ा है और किसी ने उसे उठाया नहीं है। ये एक मेजर चैलेंज आता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो एनिमल वेस्ट भी कोई 800 टन से 1000 टन डेली बेसिस के ऊपर लाहौर में प्रोड्यूस हो रहा है, और इसको भी हमें किसी न किसी फॉर्म में रीयूज़ करने का एक प्लान, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये सक्सेसफुल हो जाए तो ये दैट्स रियली गुड। शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट, इनको खूबसूरत नज़र आना, साफ़ सुथरा नज़र आना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो आप अगर अपना काम करेंगे तो इसमें दूसरे महकमों का भी जो है, PHA को भी काम करना है, इसमें आपके टीपा को भी काम करना है, LWMC का भी रूल होगा, तो मिलके सबको काम करना है। आप इसके लिए कितना एक्टिव हैं? हमारी जो है स्पेशल स्क्वाड्स हैं, बोथ एंट्रीज और एग्जिट दोनों साइड्स के ऊपर हमारे स्पेशल स्क्वाड्स होते हैं। डेली बेसिस के ऊपर उसके ऊपर वॉशिंग एक्टिविटी होती है, स्पेशल कंटेनर्स प्लेस्ड हैं, हमारी टीम्स वहाँ पे मौजूद रहती हैं। इसमें एक हम इन एरियाज़ में स्प्रिंकलिंग भी करते हैं, यहाँ पे कई दफ़ा AQI भी बढ़ जाता है। इसके अंदर जो एक मेजर चैलेंज है वो ये है कि जितनी भी जैसे ट्रॉलियाँ आ रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसमें रेत की ट्रॉलियाँ हैं, डिबरी है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये जब आता है तो वो ट्रॉली रेत भी सड़क पे गिरती है, सैंड, उससे डस्ट भी बनती है, वो पोल्यूशन भी क्रिएट करती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज बनता है कि अब आपने, लेकिन ये तमाम इदारे इसमें मिल के इन्फोर्समेंट भी हो रही है, हम लोग भी करते हैं, पुलिस भी करती है, और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मिलकर ये कोलैबोरेशन होती है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं। शहर में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। उर्स दाता दरबार शहर लाहौर का एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़े लेवल पर इंतजाम होते हैं, क्योंकि ज़ायरीन दूसरे शहरों से बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। लाहौर के शहरी तो दाता दरबार विज़िट करते ही रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं दूर दूर तक गाड़ियों की, बसों की लंबी लाइनें लगती हैं 3 रोज़ा उर्स के सिलसिले में। सो उतना फिर ऑब्वियसली आपके लिए भी बड़ा चैलेंज होगा, वेस्ट भी उतना ही जनरेट होता होगा, लोग जगह जगह रैपर भी फेंक देते हैं, कितनी कितनी दूर से लोगों को पैदल चलने का रास्ता दिया जाता है, उस पर खाने पीने के स्टॉल्स भी लगते हैं। सो क्या प्लान है 3 रोज़ा उर्स के सिलसिले में? जी, इसमें मैडम एक तो अगर हम देखें कि इस साल जो हमारे मेजर इवेंट्स हुए हैं, जैसे हमारी ईद थी, बड़ी ईद थी, अभी हमारा जो मुहर्रम का इवेंट हुआ है, तो इससे रिलेटेड जितने बड़े इवेंट्स हुए हैं उसमें LWMC की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी एग्जाम्पलरी रही है, एंड इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय द पब्लिक एज वेल, बाय एवरी क्वार्टर एज वेल। तो इसी तरीके से हमने उर्स का प्लान भी जो है वो एक जामिया प्लान जो है वो तश्कील दे दिया गया है, ऑपरेशनल टीम उसे फाइनलाइज कर चुकी है, और आज से हमारा टेक्निकली उसके ऊपर काम भी स्टार्ट हो रहा है। एशिया कप भी चल रहा है, उसका प्लान भी मौजूद है। इसमें उर्स के ऊपर चूँकि जैसे आपने बताया बहुत लार्ज नंबर ऑफ ज़ायरीन उसके ऊपर आते हैं, तो हम स्पेशल कंटेनर उसके लिए प्लेस करते हैं। तकरीबन 3 शिफ्ट्स के अंदर 100 वर्कर हर शिफ्ट के अंदर लगता है, जो इंश्योर करता है कि उसके दौरान जो है जो लिटर पिकिंग है वो वेस्ट प्रॉपर्ली कलेक्ट किया जा सके। इस तरह हमने स्पेशल बाबा साहब ऐसा तो नहीं है वो उर्स के दौरान ऑब्वियसली आपको नहीं पता कितनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन आ रहे हैं, आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, सारी आपकी टीम वहाँ होती है तो शहर का दूसरा काम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। हमारी जो हम तमाम टाउन से इक्वली डिवाइड करके लोग निकालते हैं ताकि किसी भी एरिया के अंदर ज़्यादा बर्डन ना आए, और इंशाल्लाह बड़े अच्छी तरीके से इसकी वॉशिंग, प्री वॉशिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो अभी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये कंटिन्यू रहेंगी 3-4 सितंबर तक। चलिए जी, गुड लक फॉर दिस। और दूसरा एक बहुत अहम चीज़ ये है कि आपके ये सारे काम करने वाले आपके वर्कर्स होते हैं, आपकी टीम होती है,
अगर इनकी फलाह व बहबूद के लिए काम ना किया जाए तो आप अच्छा काम नहीं करा सकते हैं। सो बीइंग अ हेड, क्या इनिशिएटिव आप लेते हैं अपने वर्कर्स के लिए? जी, इसमें बिल्कुल हमारे जो वर्कर्स हैं वो हमारे हीरोज़ हैं। अब हम उनको वर्कर्स नहीं कहते, हमने उनको ऑफिशियली जो है वो हीरोज़ का नाम दिया हुआ है। तमाम लोग भी उसको हीरोज़ कहते हैं। इवन जो एक्सटर्नल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी LWMC हीरोज़ के नाम से उन्हें याद करते हैं। और इसमें हमारा 2-3 स्टेप्स हमने लिए हैं अपने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए। एक, हमने तमाम वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है तकरीबन 9,000 वर्कर्स को हम इशू कर चुके हैं, जिससे उन्हें हेल्थ और सोशल सेफ्टी नेट्स, बेसिक सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं वो प्रोवाइड होंगे। उससे वर्कर्स की मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। वर्कर्स के लिए हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ अपने डॉक्टर्स अपनी वर्कशॉप्स के ऊपर हायर किए हैं ताकि वर्कर्स की जो बेसिक मेडिकल नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। इसके अलावा वर्कर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड के साथ मिलके उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। तो इस वक्त LWMC के एम्प्लॉयज़ के 100 वर्कर्स जो हैं, हमारे हीरोज़ के 100 वर्कर्स हैं, उनको ऐसा स्किल दिया जा रहा है जो कि एम्प्लॉयबल हो। वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेके उसके बाद कोई ऐसा काम कर सके, यानी बाइज्जत तरीके से रोजगार भी कमा सके। उन्हें स्किल्स ऐसी सिखाई जा रही हैं जो कि बहुत अच्छा इकदाम है। थैंक यू सो मच बाबर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी लाहौरियों को एक मैसेज आप दे दें। जी, मेरी तरफ से मैसेज होगा कि जी लाहौर को हमेशा में हमारा शहर है, हमने मिल के इसको साफ़ रखना है। LWMC इसमें आपके साथ मौजूद है, लेकिन इसमें सिटीज़न पार्टनरशिप के बगैर ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी गिरदोनवा को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाकों को जो है वो साफ़ रखें। LWMC में इसके साथ आप हमारे पार्टनर बने और मिलकर हम इस शहर को साफ बिल्कुल, क्योंकि आपका शहर साफ होगा तो आप भी अपने शहर में अच्छे तरीके से रह सकेंगे। 2 वे है, जहाँ LWMC अपना काम करिए वहीं हमें भी अपना किरदार अदा करना है ताकि अपने शहर को साफ सुथरा रख सकें। थैंक यू सो मच बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता और शौक आपके लिए स्पेशल उस टाइम भी हो जाता है जब आप इसको बिजनेस के तौर पे भी लेके चले, अपना काम भी कर रहे हैं और छोटा मोटा बिजनेस भी आप घर में कुछ कर रहे हैं। वो लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से किसी भी किस्म के काम की कोई कमी नहीं होती। विल होनी चाहिए, शौक होना चाहिए, आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए। फिर आप मर्द हैं या फिर खातून हैं या फिर हाउसवाइफ है या आप जॉब कर रही हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। बस आपके अंदर कुछ करने का जज्बा और लगन होनी चाहिए। हमारी आज की मेहमान भी कुछ इस तरह ही हैं, अपना घर भी चला रही हैं, इसके साथ साथ जॉब भी कर रही हैं और अपने घर में एक छोटा सा बिजनेस भी अपना रन कर रही हैं। सो अगर आप कुछ करना चाह रही हैं तो काम भी आपके लिए कम नहीं है। अगर आपके अंदर लगन है तो आप कुछ ना कुछ लाजमी कर दिखाते हैं। सो अपनी मेहमान का तारुफ मैं कराना चाहूँगी जो कि बहुत ही स्पेशल काम कर रही हैं अपने घर में। उन्होंने बहुत ही स्पेशल बर्ड्स रखे हैं जिनकी देखभाल भी करती हैं। उनकी ब्रीड के बारे में भी पूछेंगे, किस तरह से ये शौक़ उनमें पैदा हुआ और किस तरह से वो ये काम कर रही हैं। बेसिकली उनका प्लान क्या था ये भी जानेंगे और उनसे जानेंगे कि ये आसान काम है कि वाकई मुश्किल है। अंबर आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है अपने शो में, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे ये बता देंगे, बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपने अपना घर भी चलाना है, आपने अपनी जॉब भी करनी है और फिर ये जो छोटा सा शौक़ आपने पाल रखा है ये भी साथ मैनेज कैसे करती हैं? मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने औरत को डबल पावर दी हुई है। नो डाउट कि अब वो उसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है अगर वो चाहे तो। मतलब घर की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, कि वो सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो ये आपके बहुत ही खूबसूरत प्यारे से बर्ड्स हैं जिनको आपने अपने घर में रखा हुआ है। तो मुझे बताइए कब स्टार्ट किया और शौक़ कैसे आया ये? ये तकरीबन मैंने 2019 से स्टार्ट किया। एक्सीडेंटली मैं इसमें आई अपनी मदर की डेथ के बाद। अच्छा। और मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था इसको बिजनेस के लिए, लेकिन जब मैं इसको देखा, इसकी ब्रीड आई, फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के अंदर लोग बिल्कुल पैक हो गए घरों में और उस एंटी डिप्रेशन टाइम गुजारे। तो मुझसे फिर बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि अगर आप हमें भी दें, हम भी इनको दाना पानी करके कुछ डिप्रेशन कम करें। फिर वो मेरा एक सोर्स अल्लाह ताला ने आहिस्ता 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 चलाना शुरू कर दिया। सही। कितने बर्ड्स हैं आपके पास? अब मेरे पास माशाल्लाह 100+ हैं पेयर्स। तो कैसे रखे हुए हैं, कहाँ रखे हुए हैं, इनकी देखभाल कैसे करती हैं, टाइम कैसे देती हैं? इनकी देखभाल बहुत ईजी है
इनको 1.5 2.5 के केज में रखना पड़ता है, जो कि टावर शेप में होता है, मतलब वो बहुत कम जगह लेता है और उसमें 4 पेयर आ जाते हैं। ठीक है। और ऐसे ही है जैसे हम अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा खुद से फीड करना पड़ता है। नहीं, आपको गर्मी सर्दी हर तरह के वेदर में इनको एडजस्ट करना पड़ता है, इनके खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है, कुछ स्पेशल इनकी खुराक, फिर किस परिंदे में किस टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बीमार फील कर रहा है, कुछ डिस्टर्ब फील कर रहा है, हर चीज़ साइकी समझना ज़रूरी है। एक्चुअली इसका ताल्लुक शौक से ही है। तो जैसे मैं अपने बर्ड्स को एक नज़र में देख लेती हूँ कि मेरा बर्ड स्ट्रेस फील कर रहा है, क्यों स्टिक से नीचे बैठा हुआ है। जब भी बर्ड स्टिक से नीचे बैठेगा मीन्स कि वो स्ट्रेस में है। और अगर उसकी आई इन्फेक्शन है या उसको लूज मोशन है, ये एक नज़र में जब मैं अपने शेड का दरवाज़ा खोलती हूँ मुझे उनकी आवाज़ों से पता चल जाता है कि मेरे बर्ड्स किस कंडीशन में है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम आप इनको देती हैं, इनके साथ कितना टाइम स्पेंड करती हैं, केजेस की सफाई करना सब कुछ आप खुद करती हैं? जी, सब कुछ A to Z मैं खुद करती हूँ। सही। बस ये कि 2 आवर्स सुबह बिफोर स्टार्टिंग माई जॉब और 2 घंटे तकरीबन आफ्टर मगरिब। सही। और जो इनकी सफाई सुथराई है वो संडे वाला पूरा दिन। सही हो गया। अच्छा जी, ब्रीड इनकी क्या क्या है और इन डिफरेंट ब्रीड को हैंडल किस तरह से आप करते हैं? ब्रीड इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत तेज़ ब्रीड है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि हम इनसे सिर्फ एग्स लेइंग का काम करते हैं, ये सिर्फ हमें अंडे देती हैं। फोस्टर करना दूसरा काम है। ठीक है। तो इन्हीं की म्यूटेशन होती है जो लोअर प्राइस में होती है, ये थोड़ा हाई रेट में है, तो हम इनसे लेंग लेते हैं और हम दूसरों के नीचे फोस्टर करवाते हैं और इनका सीज़न तकरीबन 6 से 7 महीने रहता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, अगर आपसे कोई परिंदे ख़रीदना चाह रहा है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है? बताते हैं ये मेल और फीमेल। अच्छा। उससे फिर ये होता है कि कंफर्म, जैसे ये दोनों पेयर है, ये 100% पेयर है। सही। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि मैं DNA के साथ पेयर बना के दूँ ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो और मेरा एतबार खराब ना हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा कि किस तरह से आप डील करती हैं अगर कस्टमर कोई आपके पास आना चाह रहा है, प्राइसेस इनकी क्या होती हैं, तो ये सब चीज़ें ताकि लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए उनको पता होना चाहिए। और मेरे पास जो एक न्यू फैंसियर आता है, ऑब्वियसली मैं सबसे पहले उसका बजट पूछती हूँ कि उसकी बजट रेंज क्या है, तो अकॉर्डिंग उसके मुताबिक ही। और अगर तो उसके पास कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं गाइड करती हूँ कि बिल्कुल लोअर प्राइस में, कि जस्ट इसको पहले आप टेक केयर कीपिंग करना सीखें, उसके बाद अपग्रेड में आना चाहें। सही। अगर कोई ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो कुछ पॉइंट्स जो आप शेयर करना चाहें, कुछ चीज़ें जो पहले से आपको प्लानिंग का हिस्सा बनानी है? उसके लिए बस क्रॉस वेंटिलेशन, आपने जहाँ बर्ड रखना है वहाँ पे वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, वहाँ पे धूप का आना ज़रूरी है, और इनके केज का साइज़ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और इनकी डाइट वगैरह का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सही। मैक्सिमम मिनिमम आप स्टार्ट कितने पैसों में कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक वो अलमी है ना कि अगर आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए। नहीं, इसके लिए ये है कि इसके लिए आप लो बजट से भी शुरू कर लेते हैं। मैंने भी स्टार्ट में बिल्कुल अपने लो बजट से शुरू किया था। उसकी जितनी लेंग आती है, सपोज कि अगर आपके पास साल में 20 बच्चे आते हैं, आप 10 सेल आउट कर दें, 10 अपने पास रख लें। ठीक है। और उन 10 को सेल करके आप उससे अपग्रेड होते चले जाएं। सही। मुझे ये बता दीजिएगा, खर्चा इन पे कितना आ जाता है खाने पीने पे? खर्चा बिल्कुल माइनर है। ठीक, माइनर है खर्चा, माइनर है जी। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको घर में बहुत ही बड़ी स्पेस चाहिए होती है तो आप कुछ परिंदे वहाँ रख सकते हैं, या कुछ स्पेशल स्पेस चाहिए होती है? छोटे घरों में भी आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं? मेरा जो कमरा है वो 10 बाई 10 का है, और 10 बाई 10 कोई ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं होती, लेकिन उसके अंदर 60 पेयर एडजस्ट हुए हैं इजीली। सही। तो ये आपके लिए आसानी है। अच्छा जी, मैं चाहूँगी, आपके पास इस टाइम 3 टाइप के हम कलर देख रहे हैं। एक किसी बड़े बजट की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें जो कि आपके लिए गाइडलाइन है वो ये है कि जी आपने एहतियात के साथ इनको रखना है। कैसे पता चलता है आपका परिंदा बीमार है? कुछ उसकी एक्टिविटीज आपकी, जैसे आपका बच्चा है, आपको अटैचमेंट हो जाती है कि आज उसको फीवर है, आज वो ढीला है थोड़ा, आज उसको लूज मोशन हो रही हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाता है। इसी तरह से मेरी अटैचमेंट इनके साथ बहुत ज़्यादा है। घर में बाकी लोग भी कोई हैं जो कि आपके अलावा इसका ख्याल रखें? मेरी बेटी। सही।
तो कितना टाइम आपने कहा 2 घंटे सुबह देती हैं, 2 घंटे शाम में देती हैं, बीच में कुछ एज सच देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती? बिल्कुल किस सब एक ही टेम्परेचर में सर्वाइव करते ये हैं? सब एक ही सेम टेम्परेचर। सही। मैसेज क्या देंगे देखने वालों को? मैं ये देना चाहूँगी कि हर चीज़ में हम अपनी मुल्की सतह पे ब्लेम करते हैं, मुल्की हालात को ब्लेम करते हैं। हमें इन हालात में कुछ खुद से भी करने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत अच्छा मैसेज है। और आप जब खुद से कुछ करते हैं अल्टीमेटली उसका फ़ायदा आपको ही होता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, एक्टिव होना पड़ता है, तो उसका नतीजा अच्छा ही निकलता है। हमारे सामने एक मिसाल बैठी है जो कि कामयाबी से अपना बिजनेस भी चला रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, घर भी चला रही हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच, गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। इससे पहले आज के मौसम की सूरत हाल टुडेज वेदर में। मायदा बताएंगी बाहर मौजूद हैं, आज का मौसम कैसा रहेगा। जी मायदा, दिन भर मौसम कैसा होगा आज? मौसम देखा जाए तो मौसम के तो हम सभी सताए हुए हैं। 1 मिनट में कुछ मौसम देखने में नज़र आता है तो दूसरे मिनट में मौसम जो है अच्छा खासा तब्दील हो जाता है। शहर में मौसम अगर देखा जाए तो कहीं पर घुटन और कहीं पर हब्स की शिद्दत जो है वो बरकरार है। वक्फे वक्फे से जो है वो ठंडी हवाएं भी चलती हैं, लेकिन जब वो हवाएं थम जाती हैं तो उसके बाद जो घुटन और हब्स की शिद्दत है उसमें अच्छे खासा इजाफा देखने में नज़र आता है, जिसके बायस शहरी भी अच्छे खासे मुरझा जाते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो बड़ा डिपेंड करता है मूड स्विंग्स पर। जैसे मौसम अच्छा होगा तो शहरियों का मूड भी अच्छा होगा, लेकिन मौसम जिस तरह से अब देखने में नज़र आ रहा है, अगर उस तरह का मौसम देखा जाए तो कोई काम करना तो दूर की बात है, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो ओवरऑल मौसम इसी तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन दर्जे हरारत की अगर आज बात करें तो करंट टेम्परेचर इस टाइम जो है वो 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी सुबह के औकात है और अच्छा खासा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा 37 तक जाने के अमकानात भी जाहिर किए गए हैं। मौसम इसी तरह से रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई अमकान नहीं है, क्योंकि बारिश जो है वो एक दफ़ा जब बरसेंगी और खूब बरसने के बाद ही मौसम में कुछ तब्दीली देखने में नज़र आएगी। तो बारिशों का भी शहरियों को बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन अभी जब तक बारिशें नहीं होती हमारे शहरियों को इसी तरह से मौसम जो है वो झीलना पड़ेगा। ठीक है जी, गर्मी भी रहेगी, मौसम में कुछ तब्दीली भी रहेगी, लेकिन बारिशें जिनकी प्रेडिक्शन की जा रही है अभी उस पर थोड़ा सा वक्त है। मायदा, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक वंस अगेन। आज की रेट लिस्ट शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि जी सब्ज़ी खरीदने जाएं तो आपके पास कम से कम 1000 रुपये होने चाहिए अगर आपने घर में सब्ज़ी बनानी है तो, क्योंकि लहसुन, अदरक, प्याज ये आपकी रूटीन की चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो आप सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं और अगर आपके घर में 4 से 5 लोग हैं तो आपका रूटीन का खाने का सिर्फ बजट जो है वो 1000 रुपये है। अब जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लोग कहाँ पर जाएं? ऐसे में सस्ती चीज़ मिलना, सस्ती सब्ज़ी मिलना एक ख्वाब है। वो जो रेट लिस्ट लोगों के सामने लगी होती है उस पर भी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, और अगर मिल रही होती है सब स्टैंडर्ड है। हर रोज़ की कहानी है जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। आज की रेट लिस्ट देख लेते हैं आज के भाव में। सो हाफिज़ दिलावर आज ओपन मार्केट में मौजूद हैं। जी दिलावर, कहिए आज की रेट। जी है ना, बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 100 रुपये तक प्याज जो है फरोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 75 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 95 रुपये तक टमाटर जो है फरोख्त हो रहा है। लहसन की कीमत की बात की जाए 250 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 330 रुपये तक लहसन जो है फरोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत की बात की जाए तो 900 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 980-990 रुपये अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 110 रुपये तक सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। आलू की कीमत की बात की जाए तो 72 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये तक आलू जो है फ़रोख्त हो रहा है। लीमू की कीमत की बात की जाए तो 155 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 170 रुपये तक लीमू जो है फ़रोख्त हो रहा है। करेले की कीमत की बात की जाए तो 110 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 125 रुपये तक जो करेले हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं। बैंगन की कीमत की बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 90 रुपये बैंगन जो है फ़रोख्त हो रहा है। बंद गोभी की कीमत की बात की जाए तो 90 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 100 रुपये तक बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। भिंडी की कीमत की बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 115 रुपये तक भिंडी जो है फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 180 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 195
रुपए तक शिमला मिर्च जो है फरोख्त हो रही है। ठीक है जी, रेट लिस्ट आपने बता दी, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, घर बैठे आपको पता चल गया कौन सी सब्जी किस कीमत पर मिल रही है। हमने आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहना है, लोगों के मसाइल पहुंचाते रहना है, आप अपनी सजेशन हम तक पहुंचाएं, हमारे लिए बहुत स्पेशल है। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।